गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर आप सबों के क्लास 5 के हिंदी व्याकरण की कक्षा के लिए उपस्थित हैं। आज क्लास 5 के हिंदी व्याकरण में पाठ नंबर 2 चैप्टर 2 जिस पाठ का नाम है वर्ण और वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। ध्यान देंगे पुस्तक में पेज नंबर 10 पर दिया गया है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं तो पहले जान लेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, क, च, प, र, ल, कोई भी आवाज हम लोग ध्वनि निकालते हैं तो यह एक वर्ण है। इन्हें हम लोग अब क्रमबद्ध पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्रम के अनुसार। तो भाषा के वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। अब इससे वर्णमाला कैसे बनता है? तो वर्णों के एक निश्चित क्रम में लिखने को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम में सजाकर लिखने को हम लोग वर्णमाला कहेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसी वर्णों को अगर हम एक निश्चित क्रम में लिखेंगे तो वह हमारा वर्णमाला कहलाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार दो हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो पिछली कक्षा में या पहला दूसरे कक्षा में आप सभी पढ़े होंगे ओ, आ, हसे, दिर्घे, हसो, दीर्घो, है ना। तो ये सभी अ से लेकर औ तक कुल 11 स्वर कितने होते हैं? 11। ओ, आ, हसे, दिर्घे, हसो, दीर्घो, ए, औ। ठीक है, ये हो गया स्वर वर्ण। दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, क, ख, ग, घ, म, ध, न, क, ख, ग, घ, दंत, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। कुल मिलाकर 33। तो ये क से ह तक हम लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे। वर्ण दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 यानी 33 होती है। इसके अलावे हम लोग जैसे किताब में दिया गया है वर्णमाला अयोग व अंग और अ का उच्चारण हमने वहां नहीं किया क्योंकि अयोग व अंग और अ जो है यह अयोग व है यह। और इसको हम लोग अंग, जब तक हम बिंदु नहीं देंगे तब तक हम अंग नहीं पढ़ पाएंगे। खाली ये देने से ओ हो जाएगा। उसी तरह यह अयोग व है यानी कि यह जब तक इसमें नहीं लगाएंगे अंग तब तक यह पूर्ण नहीं बनेगा। इसलिए जब बिना ये सहायता से नहीं बन पाता है, इसलिए इसको हम लोग पूर्ण नहीं मानेंगे। अंग लिखेंगे तो अ में अनुस्वर देना ही होगा। इसी को कहते हैं अयोगवा। ठीक है, अयोगवा में अंग और अ, एक में बिंदु देना पड़ता है और दूसरे में विसर्ग देना पड़ता है। अ में दो यहाँ दिए तो ह का उच्चारण अंत में इसमें होता है। तो यह अयोगवा है। अ में अनुस्वर और अ विसर्ग अ। ठीक है, इसको हम लोग अयोगवा कहेंगे। इसके बाद है वर्णों को हमने एक निश्चित क्रम में लिखा। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे पहले भी हमने बताया कि वर्णों के निश्चित क्रम को लिखेंगे तो हम लोग वर्णमाला कहेंगे। स्वर जिस वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है इसे स्वर कहते हैं। स्वर में हम लोग जो भी मुंह से जुबान से बोलते हैं तो ये ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। आवाज बिना हवा से नहीं निकलती। तो अंदर से जिस प्रकार के हम लोग बोलते हैं उसमें हवा रहता है और हवा को तोड़ते हैं तब हम लोग का शब्द उठता है। तो
जैसे अ आ, इसमें हवा जैसे टूटता नहीं है, हम लोग की आवाज टूटता नहीं है। और क बोलेंगे तो क में बोलने से आप सभी क का उच्चारण करेंगे तो अंत में ओ आता है, यानी कि स्वर आता है। फ बोलेंगे तो अंत में ओ आता है। व्यंजन, जो भी व्यंजन हम बोलेंगे मुंह से तो उसके अंत में ओ आता है। तो उसी तरह स्वर, जो भी स्वर बोलेंगे ओ से आ, ओ से दीर्घ, सो दीर्घ री, ये सब जितना बोलेंगे इसमें हम लोग को स्वर आवाज उठता नहीं है। लेकिन व्यंजन शब्द जैसे ही हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा आवाज टूट जाता है, हवा की गति टूट जाती है, इसलिए इसे हम लोग व्यंजन कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं टकरा कर बाहर निकलती है, ये व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ग, ट, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के एक निश्चित क्रम को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर सहित और स्वर रहित, हम लोग सहित मतलब साथ में और रहित मतलब उसके साथ नहीं है। कभी शब्द हम लोग लिखते हैं तो कभी लिखते होंगे आधा कोई भी चीज, जैसे क ये आधा हो गया, चो ये आधा हो गया, तो ये पूरा हो गया। अगर इसमें हलंत देंगे तो हलंत वाला बाद में हम पढ़ेंगे, पहले को आधा और चो आधा, तो जो आधा रहेगा वह रहित हो जाएगा, और अगर को पूरा लिखेंगे तो यह सहित हो जाएगा। तो स्वर रहित और स्वर सहित। स्वर सहित मतलब कि उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, और स्वर रहित यानी कि उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे पेज नंबर 13 में दिया गया है, किताब देखेंगे, स्वर सहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन। एक सहित है, दूसरा रहित है। स्वर सहित व्यंजन, दूसरा स्वर रहित व्यंजन। तो स्वरों की सहायता लेने वाले व्यंजन स्वर सहित व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता ना लेने वाले व्यंजन स्वर रहित व्यंजन है। जैसे इसमें बॉक्स पर दिया गया है, इसमें स्वर सहित है, यानी कि पूर्ण रूप से हम लोग इसको क को पढ़ेंगे, क ख ग घ अंग च छ जैसे जो भी शब्द है इसको हम लोग पूर्ण पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वर सहित है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, यानी कि क में ओ जुड़ा हुआ है। कोई भी शब्द बोलेंगे ख में ओ जुड़ा हुआ है। उसी तरह इसमें कोई भी शब्द लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो उसमें अंत में ओ आएगा, यह स्वर सहित है। अब इसमें देखो आधा लिखते हैं, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, अंग। ये बॉक्स पर देखकर आप घर पर समझ सकते हैं कि पूर्ण अगर क लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, आधा क लिखना है तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है। इसमें उसी तरह दिया गया है ओ फ ब भ। फ अगर लिखते हैं तो ये फ पूर्ण हो जाता है, लेकिन आधा फ लिखेंगे तो ये ऐसे खाली देंगे, तो क्योंकि यह जो घुमा हुआ है, घुंडी घुंडी कहते हैं घुमा हुआ को, यह पूर्ण रहेगा तो घुंडी रहेगा इसमें, और अगर आधा फ लिखेंगे तो इसमें घुंडी नहीं, यानी घुमाएंगे नहीं। ठीक है। उसी तरह अभी हम लोगों ने इसमें देखा कि स्वर सहित और स्वर रहित। आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 14 में स्वरों की मात्रा और वर्ण विच्छेद। स्वर की मात्रा, स्वर हमने बताया कि स्वर 11 है। स्वर कितने हैं? 11 है। कौन कौन से 11 है, इधर बोर्ड पर ध्यान देंगे। जैसे हम लोग अ आ हसे दीर्घ हसो दीर्घ री ए ओ ओ, ये कुल मिलाकर 11 है। इसमें ओ की कोई मात्रा नहीं होती है, और क्योंकि सभी व्यंजन में ओ जुड़ा रहता है, सभी व्यंजन में ओ जुड़ा रहता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं है। बाकी ये सभी मात्राएं हैं, चिन्ह है, ये सभी मात्राएं हैं, चिन्ह है। किसका? आ का चिन्ह ये है, हर्षे का चिन्ह ये है। आ का हम लोग ऐसे लिखेंगे, हर्षे का इधर से देंगे, यानी कि शब्द के पहले लिखेंगे तो हर्षे होगा। दीर्घ कोई भी शब्द के
दाहिनी ओर इसको झुकाएंगे, दीर्घ होगा, हर्षों में बाईं ओर खींचेंगे, दीर्घों में नीचे और दाहिनी ओर ले जाएंगे। री में ऐसे लिखेंगे, री में आधा रेख देके एक एकर होगा, ऐ में 2 गो एकर होगा, औकर में 1 ओकर होगा, इसमें 2 गो ओकर होगा। ये देखो जिस प्रकार के क व्यंजन का लिखेंगे तो क में आ का मात्रा लगाए तो का हो गया, हर्षे का मात्रा लगाए तो हर्षी हो गया, दीर्घई का मात्रा लगाए तो दीर्घी हो गया, हर्षु का मात्रा लगाए तो क में हर्षुकु हो गया, दीर्घु का मात्रा लगाए तो क में दीर्घुकु हो गया, री का मात्रा लगाए तो क में री होता है ना। उसी तरह ए का मात्रा लगाए तो क में एकर हो गया। इसमें 2 गो एकर है तो जोर से बोलेंगे क में आयकर के को एक मात्रा लगाएंगे, इसमें ओ का मात्रा तो कोमो कर को, इसमें 2 गो कर है यानी थोड़ा सा जोर से बोलने का है तो क में ओ कर को। ठीक है, तो ये इसी प्रकार हम लोग ख का भी लिख सकते हैं। ख में आकर खा, ख में हर्षी खी, ख में दीर्घी खी, ख में हर्षु को, ख में दीर्घु को। इस तरह जितने व्यंजन है सबका हम लोग ये इसका बना सकते हैं। जैसे स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ये जो चिन्ह है अभी जो हम बताएं ये सभी चिन्ह है किसके, स्वर के। तो स्वर 11 है और को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती है जो कि यह तालिका में दिया गया है। उसी तरह वर्ण विच्छेद। अब विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। कोई भी शब्द है उसको हम अलग कर देंगे, 2 भाग में 3 भाग में बांट सकते हैं। जैसे शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी वर्ण है उसको हम लोग अलग अलग करके अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई भी जैसे क है, क को हम ये पूर्ण है, अगर क में हम हलंत दे दिए तो ये आधा हो गया, ऐसे हो गया। और ये पूर्ण है, इसमें कुछ नहीं है तो क हो गया। लेकिन इसमें अ जुड़ा हुआ है और इसमें अगर हम अ जोड़ देंगे तब फिर ये हट जाएगा, बराबर क हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है को दिया गया है, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे किताब, किताब दिया गया है, किताब को हम लोग किस तरह से लिखेंगे ये देख लो। पहला चीज है किताब, यहां से देखेंगे किताब, ये 3 शब्द है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो पहले हम लोग की का लिखेंगे, फिर ता का लिखेंगे, फिर बो का लिखेंगे। तो किताब का क्या हो जाएगा, को में आधा दिया, हर्षी है तो इसमें जोड़ देके जोड़ हर्षे दे दिए। ठीक है, फिर बराबर हो गया की, और तो है तो को आधा किए जोड़ आ दे दिए, बराबर हो गया ता। और ये पूर्ण बो है तो बो को हम आधा करेंगे और इसमें अ जोड़ेंगे तो हो जाएगा बो। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा की ता बो ता। समझ में आ गया? सब अगर तोड़ते हैं ये वर्ण विच्छेद किए, तोड़े, ये वर्ण हो गया एक किताब, इसको हम तोड़ दिए, की में जोड़े, ता को तोड़े और ब को तोड़े तो किताब। ये की से क जोड़ ई बराबर की हो गया, त जोड़ आ बराबर ता हो गया और ब जोड़ ओ बराबर ब हो गया। तो ये किताब हो गया, जैसा कि यहाँ भी दिया गया है, ब जोड़ ओ बराबर किताब। यहाँ दिया गया है मीरा, मधु, सूरज, पैसा, ये सारा चीज आप सब देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें हम लोग स्वर के चिन्ह और मात्रा इसको कहते हैं। मात्रा, स्वर की मात्रा 11 स्वर में औ का छोड़ के बाकी सबकी अपनी मात्राएं होती है। शब्द के वर्णों को अलग करना हम वर्ण विच्छेद करते हैं। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन में भी संयुक्त होता है, कभी हम लोग पढ़ेंगे संयुगी छो,
त्र ज्ञ, ये क्या है? संयुक्त है, यानी कि मिला है छ। तो इसमें कौन कौन शब्द जुड़ा हुआ है आज देखेंगे। अच्छा में कौन और मध्यम स्वर मिलाकर अच्छा होता है, जिसे हम लोग क्षत्रिय लिख सकते हैं। तो जोड़ र मिलाकर त्र होता है, जिसे हम लोग त्रिशूल लिख सकते हैं। जो जोड़ या बराबर ज्ञा होता है, जिसे हम लोग ज्ञानी लिख सकते हैं। और स जोड़ र बराबर स्र होता है, जिसे हम लोग श्री या श्रीमान लिख सकते हैं। तो छ, त्र, ज्ञ और स्र ये सभी वर्ण क्या हो गया? संयुक्त वर्ण है। ये पूर्ण रूप से छ का हो गया क जोड़ स, ये दोनों मिलाकर हो गया छ, और त जोड़ र बराबर हो जाता है त्र। तो इस तरह इसमें दिया गया है। वर्कशीट भी पेज नंबर 16 पर, इसको भी ध्यान से देखेंगे और आराम से इसको बनाएंगे। कुछ संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर जिसे मिला हुआ पेज नंबर 17 में है। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? जब किसी स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित व्यंजन मिलाकर लिखा या बोला जाए तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे किताब में दिया गया है स आधा स जो तो स तो संयुक्त हो गया, तो इसमें हम नमस्ते, सस्ती, उसी तरह न्याय, कन्याय, बुद्धि, बुद्ध, मक्खन, मक्खी, इच्छा, च संयुक्त है तो इच्छा हो गया, ठ संयुक्त है तो इकट्ठा हो गया, दो यो संयुक्त है तो विद्या हो गया, विद्यालय हो गया, दो ढ संयुक्त है तो गड्ढा हो गया, बुढ़ा हो गया, दो और व संयुक्त है तो विद्वान हो गया, द्वारा हो गया। इस तरह द्वितीय व्यंजन जो है, जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित समान व्यंजन को मिलाकर लिखते हैं या बोलते हैं तो उसे हम लोग द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कभी कभी दोनों क पर बराबर चक्की, आधा क और पूरा क संयुक्त, तो च से क को संयुक्त लिखेंगे तो चक्की, मोह में क को संयुक्त आकर देंगे तो मक्का। तो इसमें डबल संयुक्त किया गया है। जैसे को संयुक्त तो चप्पल, गोलगप्पा, बोबो संयुक्त तो डिब्बा और बब्बर, चोचो संयुक्त तो सच्चा या फिर कच्चा, पोपो संयुक्त तो पक्का, पोपो संयुक्त से चप्पल, पक्का पो और पोपो संयुक्त उसमें दे सकते हैं पक्का। सज्जा, सज्जन, मिट्टी, चट्टान, पत्ता, कुत्ता, लल्ला और दिल्ली, ये सभी व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। तो जब एक व्यंजन स्वर रहित दूसरा स्वर सहित मिल जाए तो उसे हम लोग संयुक्त अक्षर कहेंगे। एक स्वर रहित और एक स्वर सहित दोनों अगर मिल जाता है तो इसे हम लोग संयुक्त अक्षर कहेंगे। जब एक व्यंजन स्वर रहित और फिर वही व्यंजन स्वर सहित मिल जाए तो इसे द्वितीय, माने दोनों व्यंजन हो गया, इसलिए द्वितीय व्यंजन कहेंगे। फिर से हम लोग इसको आराम से समझेंगे। पेज नंबर 18 में दिया गया है, आओ दोहराएं। उसमें लिखा है जब एक व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित मिल जाए तो संयुक्त अक्षर कहलाता है। जब एक व्यंजन स्वर सहित और फिर वही व्यंजन स्वर सहित मिल जाए तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसके बाद अनुस्वार और अनुशासिक, हम लोग अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुस्वार बोलते समय नाक से जो आवाज हम लोग, कोई भी अनुस्वार अगर का शब्द अगर हम लोग बोलते हैं तो उसमें नाक का प्रयोग होता है। तो नाक से जो आवाज आती है इस बिंदु को हम लोग नासिक बिंदु अनुन्वासर कहते हैं। अनुन्वासर जो जिससे हम लोग नाक की सहायता लेते हैं अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, अनुस्वार को बोलते समय नाक की आवाज आती है, इसका चिन्ह बिंदु है और शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है। बिंदु किसी भी सीधा रेखा है उसके ऊपर लिखते हैं। तो क में अगर अनुस्वार दिए तो कंग हो गया, च में अनुस्वार दिए तो चंग हो गया। उसी तरह यहाँ दिया है अ में अनुस्वार तो अंक, इस साइड लिखा गया है, इसमें अंग का दिया है जो लाल अक्षर से काटा गया है, इसको नहीं पढ़ना है, इधर वाला पढ़ेंगे। अ में अनुस्वार का अंक जो सही रूप से शुद्ध रूप से लिखा गया है। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु हम लोग कहाँ लगाते हैं
तो जैसे अंगूठी में, आंगन में, ईंधन में, ढिढोरा में, इस तरह अगर घर पर पढ़ेंगे हम लोग और आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे पेज नंबर 20 में। ध्यान रखें कि जब शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा लगी होती है तो वहां चंद्रबिंदु को केवल बंदी के रूप में लिखते हैं, यानी सिर्फ बिंदु के रूप में लिखते हैं। जैसे ई, ओ, ढिढोरा, क्यों, चौकोना आदि। विसर्ग कोई भी शब्द के आगे क में 2 बिंदु दे दिए तो क विसर्ग क पढ़े हैं ना, तो वही चीज दिया है इसमें। विसर्ग संयुक्त शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, इसका उच्चारण अंत में हो होता है, जैसे कि पुनः, प्रातः आदि। ठीक है, आज तक इतना ही रहने दो, आगे के क्लास में हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।